खट्टी मीठी कहानियाँ। अरे साइकोलॉजी में तूने तो अच्छा ही रिजल्ट किया है, इसके आगे क्या करेगी? सोच रही हूँ डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन अब ये लेकिन किस लिए? अरे बोल मत, पापा शादी शादी करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। सच में? तो फिर तेरा करियर? घर के लोग तो ये सब कुछ समझते ही नहीं। तूने तो कहा था कि तू कॉलेज में पढ़ाएगी, ये तो तेरा सपना था ना? और मम्मी पापा का सपना है कि मैं शादी करके एक सुखी गृहस्थ जीवन बसाऊं। जा तेरी, तो फिर तेरा प्यार? पापा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। तब तो अच्छा है। ए माला, तुझे क्या हुआ? एकदम चुपचाप है। माला, तेरी वही पुरानी बीमारी। ए विदिशा, तू कैसे समझ गई? साइकोलॉजी की पढ़ाई की है मैंने। इंसान को इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ, है ना? देखो कल्याण, अब बेटी बड़ी हो गई है। हर माँ बाप की तरह अब हम उसकी शादी कर देना चाहते हैं। अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है। हाँ, लेकिन ट्रांसफर का झमेला तो रहता ही है ना। हाँ, और इसीलिए हम जल्दी से ये शादी कर देना चाहते हैं। एक दिन अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ बेटा। ठीक है, घर जाकर माँ से बात करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। चलता हूँ। अरे विदिशा, तुमने ये दाईं तरफ घड़ा क्यों ले रखा है? नहीं, वो इस तरफ मुझे दर्द हो रहा था इसीलिए। कैसी कुलक्षणी है, तुम्हें नहीं पता कि दाएं अशुभ होता है और बाएं शुभ? हे भगवान, मेरी सासू माँ तो बड़ी अंधविश्वासी है। मेरी किस्मत में इन्हें ही आना था। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है। सर झुकाकर प्रणाम करो। अब इस आलता में अपना पैर रखो। पहले बायां पैर। माँ उस वक्त जो बाया और दाया ये सब लेकर कह रही थी, तुम उन सबको मानते हो? नहीं। तो फिर तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? माँ के सामने मैं कोई भी बात नहीं करता। वो गलत कहेंगे तो भी तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे? देखो, माँ इस घर की मालकिन है। मैं चाहता हूँ कि माँ जो कहे तुम भी वही करो। माँ की बातों का कोई जवाब मत देना। मतलब वो गलत कहेंगी और उसे मानना होगा? माँ की गलतियों को सुधारने वाले हम कौन होते हैं? माँ बड़ी है, उनकी बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, मानना भी है। कल सुबह मेरा ऑफिस है, मैं चला सोने। अरे सुना है तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी है, इसीलिए उससे मिलने चली आई। अच्छा ही किया। बहू, ये हमारी पड़ोसन है, तुमसे मिलने आई है। प्रणाम करो इन्हें। कहाँ जा रही हो बहू? मैं रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ, पियेंगी ना? नहीं नहीं, अब मैं नहीं पीऊंगी। आपका मन कुछ उदास है क्या? नहीं तो क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है? बाप रे, तेरी बहू तो अंतर्यामी है, चेहरा देखकर ही बता दिया। हाँ बेटा, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है, इसीलिए। चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे कुल देवता बहुत जागृत हैं, उनके आगे प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, बहुत दूर के गांव में। परसों मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इतनी दूर जाएगा? जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। विदिशा, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद घर में शांति रहे, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो मैं तुरंत आ नहीं पाऊंगा। माँ,
मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया है? तो मैं अकेले अकेले क्या करूँगी? जो तेरा मन वो कर, लेकिन नौकरी नहीं। इस घर की बहू बेटियां कहीं नौकरी नहीं करती और मैं नहीं चाहती कि तू नौकरी करे। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊं? हाँ, वो कर सकती है तू। विदिशा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या शंकर भैया घर छोड़कर चले गए? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर। सुनो, चिंता मत करो, 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी कही हुई बात सच हो जाए। तुम जो कहो वही हो। विदिशा, विदिशा, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। तू सच में माँ लक्ष्मी का रूप है। ये ले, मैं तेरे लिए आम लाई हूँ, खा ले बेटा। मैं तेरे बारे में सबको बताऊंगी। चलती हूँ। माँ, ये लीजिए पानी। विदिशा, कल से तू सुबह सुबह मंदिर में बैठेगी। लोगों का हाथ और उनका चेहरा देखकर तू उनके भविष्य को बताएगी। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? सुनो, कुल देवता के आशीर्वाद से ही तेरी जैसी एक जोशी बहू मिली है मुझे। इसे मैं किसी भी हाल में बर्बाद होने नहीं दूंगी। माँ, बच्चे ही मुझे सारी बातें बताते हैं, मैं तो बस उस पर सोचकर कुछ उनके उपाय बताती हूँ। ये सब उपाय कुछ नहीं। तुझमें भविष्य देखने की शक्ति है। इसी साड़ी को पहनकर बैठेगी तू, याद रहे मेरी बात। देखिए, मेरी बहू भविष्य देख सकती है, इसीलिए आप लोग एक एक करके आइए और मेरे कुल देवता के सामने दक्षिणा देकर मेरी बहू से अपना भविष्य जानिए। हाँ, तू पुलिस को खबर कर दे। मैं सब सच बता दूंगी। हाँ, कल ही। मैं लोगों को धोखा देने वाला ये धंधा अब और नहीं चलने दूंगी। इन्हें अरेस्ट कर लीजिए सर। ये लोगों को धोखा दे रही हैं। लेकिन इसमें विदिशा का कोई दोष नहीं है। ये सब किया कराया उसकी सास का है। हमें माफ कर दीजिए आप सब। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, इसलिए मैं लोगों की मानसिकता को समझ सकती हूँ। मैं अपने सास के हाथों मजबूर होकर यहाँ आकर बैठती हूँ। चलिए सासू जी, अब जेल में जाकर दक्षिणा गिनिएगा। बहू, बचाओ मुझे, मुझसे गलती हो गई। सर, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है सर। क्या इन्हें माफ नहीं किया जा सकता? देखिए, लोगों को ठगना एक बहुत बड़ा अपराध है, तो कुछ तो सजा इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। खैर, अब जब ये माफी मांग रही हैं, तो मैं देखता हूँ इनकी सजा कितनी कम हो सकती है। आप एक किसी वकील से बात कीजिए, चलते हैं हम। अब क्या होगा? वकील के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे कॉलेज में नौकरी पक्की हो गई है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खबर दी तूने। देख, मैं तेरी सासू माँ को बचाने के लिए कुछ पैसे अभी उधार में दे रही हूँ। जब तुझे तनख्वाह मिलेगी तो तब मुझे धीरे धीरे लौटा देना। थैंक यू माय फ्रेंड। लीजिए, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ए, सासू जी को लेकर के आओ। बहू हो तो ऐसी हो। जाइए, आपकी छुट्टी हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके बाद फिर कभी कोई गलत धंधे पर मत पड़िएगा। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। चलिए माँ, घर चलिए। अनंत घूम घूम कर तस्वीरें देख रहा है। तभी वहाँ तिथि नाम की एक महिला आती है। सर, चाय या कॉफी? पूछ रही थी कि सर चाय पियेंगे या कॉफी?
नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई खातिरदारी की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सर? आपके जैसे आर्टिस्ट हमारी गैलरी में आए हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलिए क्या पियेंगे? ठीक है, चाय। ठीक है सर। अनंत फिर से घूम घूम कर तस्वीरें देखता है। तिथि चाय लेकर हाजिर होती है। सर आइए, यहाँ बैठिए। अनंत एक टेबल में बैठता है। वहाँ आर्टिस्ट जामिल भी हैं। मेरी तस्वीर आपको कैसी लगी सर? लाजवाब। तिथि चाय देती है, उसके बाद उन्हें एक किताब देती है। सर आपके अनमोल विचार यहाँ लिख दीजिए। आपको कैसा लगा और क्या अच्छा हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप तो सच में बहुत ही स्मार्ट हैं। चाय पिलाकर मुझसे मेरा विचार भी लिखवा ले रही हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए सर। आपको चाय पिलाना तो मेरा कर्तव्य है और आपके विचार जानना मेरा काम है। इसका मतलब आप अपने कर्तव्य को निभाने में बहुत ही सक्षम हैं। तिथि थोड़ा हंसती है। अनंत जेब में हाथ डालकर देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। पेन? ये लीजिए, ये मेरा पेन है। अनंत लिखना शुरू करता है। अगले दिन अपनी जेब से चश्मा और पेन निकाल कर रखता है। अरे नहीं, ये तो उस लड़की का पेन है। मैंने गलती से इसे अपनी जेब में रख ली थी। अरे नहीं, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? कल उसे जाकर वापस कर दूंगा। अनंत आकर इधर उधर देखता है। तभी तिथि आती है। सर आप? हाँ, कल मैं गलती से आपका पेन लेकर चला गया था, इसलिए इसे वापस करने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। सर बस एक मामूली सा पेन लौटाने के लिए इतनी दूर आए हैं आप? क्या पता, अगर आप मुझे पेन चोर समझ लेती तो। दोनों ही हंसते हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या करती हैं? मैनेजमेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम को मैंने डिजाइन किया है। आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अगले महीने मेरा भी एक एग्जीबिशन होने वाला है, आप मैनेज करना चाहेंगी? बिल्कुल सर। आपका नंबर तो रजिस्टर में लिखा होगा। आप मेरा नंबर लेना चाहेंगे? बिल्कुल। ओके सर। 889045 अनंत मोबाइल में नोट कर लेता है। जी अब चलता हूँ। अनंत चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अनंत को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है। इससे पहले उसे कोई भी लड़की इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वो मन ही मन सपने देखना शुरू करता है। वो सोचता है कि अगर इतनी सुंदर और सुलझी हुई लड़की उसकी पत्नी हो तो उसकी उलझी हुई कलाकार की जिंदगी भी सुंदर होकर सुलझ जाएगी। एक दिन तिथि से सीधे इस बारे में अनंत बात करता है। अनंत और तिथि बैठे हैं। बहुत दिन से ही मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, अगर आप अनुमति दे तो बोलूं? जी बोलिए ना। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, क्यों? अचानक आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, असल में मैंने भी शादी नहीं की है और मुझे आप बहुत पसंद है। बुरा मत मानिएगा। क्या आप चाहेंगी? क्या? मतलब मेरी पत्नी बनना चाहेंगी? मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तब मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो मुझे क्या कहना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर आप जिसे चाहे बता सकती हैं। मेरा और कोई भी नहीं है। मैं भी अकेली ही हूँ। ठीक है, तो फिर जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? दोनों ही हंसते हैं। बहुत जल्द ही अनंत और तिथि की शादी हो जाती है। कुछ खास दोस्त यारों के अलावा और कोई भी निमंत्रित नहीं था। अब तिथि अनंत की पत्नी थी। कुछ वक्त बाद अनंत तस्वीर बना रहा है। वाह, काश अभी चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। लेकिन तिथि अभी निकल जाएगी। अभी उसे बोलने से जरूर नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार कह कर देखता हूँ। तिथि, जरा चाय मिलेगी क्या? ठीक। वाह, उसने कुछ नहीं बोला। तिथि चाय लेकर आती है। इतनी जल्दी बन गई? चाय बनाने में और कितना ही वक्त लगता है। अच्छा, वो आप कल कह रही थी ना कि घर में कोई सामान नहीं है, लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। ठीक है, मैं आते समय लेकर आऊंगी। वाह, आप कितनी अच्छी हैं। आपके बिना पता नहीं मेरा क्या होता। आपका खाना मैंने टेबल पे गरम करके रख दिया है। आप एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? अरे मैं तो काम करने के लिए ही बनी हूँ। अब चलती हूँ। क्या अद्भुत लड़की है।
किसी काम को मना नहीं कहती, मेरी हर परेशानी झट से मिटा देती है। कैसे करती है क्या पता, रहने दो, वो सब सोच के क्या फायदा। काम तो हो रहा है ना, कितना सुखी संसार है, नो झगड़ा नो अशांति। अब मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता हूँ। कुछ वक्त बाद बीच बीच में अनंत को अपना ये सुखी संसार अच्छा नहीं लगता है। बिना लड़ाई झगड़े के क्या कोई परिवार बनता है? तभी आनंद खुद से तिथि को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तिथि मछलियां बैग से निकाल रही है। तुम ये सब मछलियाँ क्यों लाई हो? लेकिन आप ही तो कहते हैं कि आपको छोटी मछलियां खाना पसंद तो है। इसका मतलब मुझे हमेशा यही खिलाओगी क्या? कभी कभी बड़ी मछली खाने का भी मन करता है मेरा। ठीक है, तो मैं अभी बाजार जाकर बड़ी मछली ले आती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तिथि बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आप मेरे सर पर कभी मत मारना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सर पे मारने से तुम नाराज हो जाती हो, लेकिन मैंने तो धीरे से ही मारा था। धीरे हो या जोर से, मत मारना। सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब तो पता चल गया है ना, इसलिए मत मारना। लेकिन मैं तो बिना जाने। सर पे मारने से मेरा सर गर्म हो जाता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। तिथि सब छोड़कर चली जाती है। अजीब बात है, मैंने तो बस मजाक में मारा था, वो भी धीरे से। पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। अनंत इतनी छोटी सी बात के लिए तिथि का इतना गुस्सा करने के कारण को समझ नहीं पाया। वो सोचता है कि इतना कुछ होने पर भी उसने कभी तिथि को गुस्सा करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो बस धीरे से सिर पर मारने के कारण ही इतना नाराज हो गई। अनंत को ये बात खटकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, रहने दो, ऐसा ना करना ही सही होगा। लेकिन एक दिन अनंत दीवार पर कील लगा रहा है एक तस्वीर टांगने के लिए। तिथि तस्वीर पकड़े खड़ी है। थोड़ा और बाईं तरफ कीजिए। क्यों? बगल की तस्वीर एक एक हाथ दूर न होने से तस्वीर नहीं निकल पाएगी। इतना? हाँ ठीक है। ये हुई ना मेरी ब्यूटी एक्सपर्ट इवेंट मैनेजर पत्नी। दोनों हंसते हैं। कील लगाने के बाद अनंत तिथि के हाथ से तस्वीर लेने जाता है। तभी अनंत के हाथ से हथौड़े का हैंडल तिथि के सिर पर लगता है। तिथि जोर से चिल्लाती है और तस्वीर वहीं गिरा देती है। ये क्या, तुमने तस्वीर गिरा दी? आपने फिर मेरे सिर पर मारा। अरे मैंने मारा नहीं, वो तो गलती से लग गया। आप झूठे हैं, आप मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। ये सब तुम क्या कह रही होती थी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप सभी इंसान हम सबको खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। तिथि गुस्से से उस तस्वीर को अपने पैरों से और तोड़कर चूर कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जामिल कलर खरीद रहा है। अनंत भी कलर खरीदने आता है। एक काले रंग का 1 लीटर वाला वाटर कलर दीजिए। अरे आनंद जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। काम धंधा कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। अरे क्या बात है, बताइए ना। आप जैसा दिलखुश इंसान इतना मरा मरा सा क्यों लग रहा है? कहाँ? नहीं तो। अरे सुना है आपकी शादी हुई है, किससे हुई है? अरे वो तुम्हारी मैनेजर, वो तिथि। मतलब आर यू ओके? क्यों? अरे वो तो इंसान नहीं है। मतलब? अरे भैया वो तो रोबोट है। एआई कंपनियां ऐसी रोबोट बना रही हैं जो इंसानों की तरह हो। बाहर से देखकर किसी को समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो इनका असली कंट्रोल कहाँ रहता है? सर पर। क्या इसीलिए सर पे चोट लगने पर वो नाराज हो जाते हैं? अरे हाँ, लेकिन एआई कंपनी की ये रोबोट एक टाइमर पे चलती है। मतलब? अरे मतलब इनकी प्रोसेसिंग एक निर्धारित समय तक रहती है। कितने साल? अरे 10 साल। और इनका एक नंबर रहता है, जो इनकी आईडी है, वो आईडी सिर्फ उस कंपनी को ही पता है। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? कलर तो ले लीजिए। चारों तरफ रोबोट का काम चल रहा है। आनंद मैनेजर के रूम में है। ये आप क्या कह रहे हैं आनंद जी? वो लोग रोबोट है? नहीं, वो मेरी पत्नी है। रोबोट किसी की पत्नी नहीं हो सकती। वो तो है, पर मैंने तिथि से शादी की है। क्या मुसीबत है? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आप जैसे करके भी उसकी समय सीमा बढ़ा दीजिए।
अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रोग्रामिंग में बदलाव नहीं कर सकते। अभी तिथि की उम्र 4 साल है, आपके पास और भी 6 साल है। उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। लेकिन सर, नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। आनंद जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ये 6 साल खुशी खुशी बिताइए। उसके बाद समझ लीजिएगा कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। नहीं। अनंत और तिथि बैठकर चाय पी रहे हैं। तुम्हारे पास और 6 साल बचे हैं ना? आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। ये भी जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं रोबोट हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन हमारा प्यार जिंदगी भर नहीं चलेगा अनु। पता है, इसीलिए हम ये 6 साल इतनी खुशी से गुजारेंगे कि आगे जाकर जिंदगी में कोई अफसोस ना हो। क्या मतलब? इन 6 सालों में हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे, सब एक साथ, सभी आनंद का मजा लेंगे। और तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी यादों के साथ मैं सारा जीवन बिता दूंगा। तिथि अनंत के कंधे पर सिर रखती है। 6 साल बाद अनंत एक तस्वीर बना रहा है। वो तस्वीर एक रोबोट और मनुष्य का मिला हुआ रूप है। उसके घर में रोबोट रूपी इंसानों की बहुत सारी तस्वीरें बिखरी हुई हैं। अविनाश सो रहा है। नींद के बीच वो अचानक से उठ जाता है। नीला! एक खाली मैदान है और मैदान के बीच एक पेड़ है। पेड़ के नीचे नीला और अविनाश बैठे हैं। नीला के सामने ब्लाइंड स्टिक रखा हुआ है। अविनाश, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। प्लीज नीला, थोड़ी देर और रुको ना। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना दूर है। नीला लाठी लेकर धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। अविनाश नीला की मदद करने जाता है। धीरे धीरे, देखकर, संभल कर। तुम छोड़ दो अविनाश, मैं अकेली कर लूंगी। और तुम्हें पता है ना कि इस मामले में मैं किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी कोई मेरी मदद करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर तरस खा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम अकेले ही कोशिश करो। नीला धीरे धीरे उठकर खड़ी होती है। धीरे, संभल कर। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, प्लीज इसका सच सच जवाब देना। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना, या तुम्हें मुझ पर दया आती है? नीला, मुझे अपने जीवन से प्यार है, क्योंकि इस जीवन में मैं तुमसे मिला हूँ। दोनों ही गले मिलते हैं। कुछ दिन बाद वो मैदान में घूम रहे हैं, कभी पार्क में बैठे हैं। इसे रखो। परफ्यूम? हाँ, इसे हमेशा इस्तेमाल करना। मैं तो तुम्हें देख नहीं सकती, इसलिए इस खुशबू से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। ऐसे ही नीला और अविनाश के दिन बीते जा रहे थे। अपने सभी दुखों को ये दोनों प्रेम से बांटा करते थे। सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह बीत रहा था, और इसी सपने में एक काले बादल के समान रिया आती है। नीला और अविनाश लाइब्रेरी में बैठे हैं। अविनाश किताब देखकर कविता पढ़ रहा है। हमने चिड़ियों से उड़ना सीखा तितली से इठलाना, भौरों की गुनगुनाहट ने सिखाया हमें ये सुंदर गाना। अविनाश किताब बंद कर देता है। सच में अविनाश, अगर तुम नहीं होते तो इन कविताओं के बीच इस खूबसूरत जिंदगी को मैं कभी महसूस नहीं कर पाती। तुम्हारी कविताएं सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या तुम सारी जिंदगी मुझे इसी तरह कविताएं सुनाओगे? रिया आती है। हाय अविनाश, कैसे हो? ओह, ये क्या, तुम? अविनाश, ये रिया की आवाज है ना? हाँ, वो मतलब। नीला, क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? अविनाश, उसे चले जाने के लिए कहो। अरे, मैंने अविनाश को प्रपोज किया था, इसलिए तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? सच में अविनाश, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें नीला जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली है। सिर्फ बेचारी देख नहीं सकती, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, तुम दोनों एक साथ रहो, ओके? तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। रिया जाते समय अविनाश की उंगलियों को छूते हुए जाती है। अविनाश चौंक जाता है। ये रिया भी ना सच में पागल है। वो क्या करती है, क्या कहती है, उसे खुद भी नहीं पता। क्या हुआ नीला, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अविनाश फोन पर बात कर रहा है। क्या बात है नीला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। कहा ना, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं हुआ बोलने से नहीं चलेगा।
मैं देख रहा हूँ कि जब से रिया ने मेरे पास आकर बात की है तब से ही तुम उदास हो। अच्छा अविनाश, क्या मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ये सब बातें मत करना। मैं देख नहीं सकती, शायद हमेशा ऐसी ही रहूं। क्या मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ? क्या रात में आसमान चांद के बिना अच्छा लगेगा? फूल अपनी खुशबू के बिना? पहाड़ नदियों के बिना? इन सब का जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक इसी तरह मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। तुम जब जब मेरे साथ रहती हो तो लिखा हुआ हर शब्द एक कविता बन जाता है और मैं कवि बन जाता हूँ। तुम हो इसीलिए मेरा जीवन इतना रंगीन है। और तुम हो इसलिए मेरी इस अंधेरी दुनिया को भी तुम्हारी आंखों से रंगीन देखती हूँ। अविनाश फोन पर बात करते हुए कॉलेज में घुस रहा है। हाँ तुम कहाँ हो? अच्छा आ गई हो? अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फोन पर नीला कहती है, अच्छा सुनो, आते समय लाइब्रेरी से आर.डी. शर्मा की किताब लेते आना। सामने से रिया मुस्कुराती है। अविनाश रिया की तरफ देखता रहता है। क्या हुआ, समझे? हेलो हेलो, हाँ बोलो। कहाँ खो गए थे? अरे कुछ नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ। सुनो, कल तुम आकर पहले एसवी सर के नोट्स लेकर आना, और मुझे आने में जरा देर होगी। वो क्यों? रिया आती है। हाय अविनाश। हाय नीला। रिया तुम? दरअसल कल मैं कॉलेज नहीं आ पाई थी, इसलिए जेके सर की क्लास नहीं कर पाई। प्लीज मुझे नोट्स दे सकते हो? मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश अपने बैग से एक किताब निकालता है। मुझे कल लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर दे दो, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, लिखो 9145। अविनाश नाइट लैंप के नीचे पढ़ रहा है। मोबाइल पर मैसेज आता है। रिया ने मैसेज किया है। हाय, क्या कर रहे हो? अरे बस थोड़ी पढ़ाई कर रहा था। नोट्स देने के लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होकर इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। दोस्त? हाँ। तुम मुझे अपनी दोस्त समझते हो? भरोसा नहीं होता। भरोसा करो या ना करो, सच तो यही है। ठीक है, प्रूव करो। प्रूव? कल कॉलेज के बाद कॉफी? अरे लेकिन। नहीं, वो लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, कल चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो कल कॉलेज के बाद मिलते हैं। अगले दिन नीला ऑटो में बैठी है। ठीक है नीला, तुम ध्यान से जाना। भैया इसे बिल्कुल घर के सामने उतार दीजिएगा। जी साहब जी। तुम घर नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। असल में रिया से नोट्स लेना था, इसलिए उसने मुझे इंतजार करने को कहा है। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी। अरे नहीं, तुम चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। भैया आप जाइए। ऑटो चला जाता है। रिया और अविनाश कॉफी पी रहे हैं। थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? यही मेरी बात मानकर यहाँ आने के लिए। अरे नहीं, ठीक है। अच्छा रिया, तो फिर मैं आज चलता हूँ। अभी चले जाओगे? हाँ, असल में मेरा घर तो बहुत दूर है ना, इसलिए जाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, आज मैं जाने देती हूँ, लेकिन कल मेरा बर्थडे है। कल तो तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा। क्या कल? लेकिन कल तो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अविनाश कुछ सोचता हुआ सिर हिलाता है। ओके। अविनाश कमरे में टहल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? रिया कितनी बार कॉल करके आने के लिए कह रही है। कहती है मेरे ना जाने पर वो बर्थडे केक नहीं काटेगी। यहाँ अगर नीला को पता चल गया कि मैं रिया के बर्थडे में गया था तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब मैं क्या करूं? रिया का फोन आता है। हेलो। क्या बात है, तुम अभी तक नहीं आए? कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिया मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? देखो सच कहूँ तो हम दोनों का मिलना नीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वो मैं नहीं चाहता। देखो, तुम तो सारी जिंदगी के लिए नीला की ही हो, और मुझे तो बस तुम्हारा एक ही दिन चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे ऐसे ना मत कहो। प्लीज आओ ना, प्लीज। अविनाश फोन काट देता है। अविनाश। अविनाश रात में आसमान की तरफ देख रहा है। अविनाश रिया की बातों को अनसुना नहीं कर पाया। इसी बीच रिया अविनाश का मैसेज पाकर बहुत खुश होती है और अविनाश को अपना बनाने के लिए
और अधिक बेताब हो जाती है। इसीलिए अविनाश के आने के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसने नीला को भेज दिया और साथ में एक और छोटा मैसेज भेजा जिसे नीला अपनी छोटी बहन को दिखाकर पढ़वाती है। नीला का घर। मिली, इस मैसेज में क्या लिखा है, जरा पढ़ना तो। मिली देखती है कि फोन में एक स्क्रीनशॉट है। दीदी, ये तो एक स्क्रीनशॉट है, रिया नाम की किसी लड़की ने भेजा है। रिया ने भेजा है? रिया ने मुझे किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजा है? दीदी, अविनाश भैया ने रिया से कहा है मिलने जाएंगे और एक मैसेज भी है। मैसेज? कैसा मैसेज? अविनाश अब मेरा हो गया है नीला, अब तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अविनाश कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो झूठ बोल रही है। नीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिया की मैसेज पर नीला को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए रिया से बात करने को वो रिया के घर जाती है और रिया के घर के दरवाजे पर ही उसे अविनाश की आवाज सुनाई देती है। रिया केक काट रही है। अविनाश, थैंक यू अविनाश, मेरी बात रखने के लिए थैंक यू सो मच। नीला अविनाश को फोन करती है। ये क्या, नीला क्यों फोन कर रही है? नहीं, मैं नीला का फोन नहीं उठा सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अविनाश फोन काट देता है और नीला के सारे सपने एक ही पल में ताश के महल के जैसे टूट जाते हैं। और वो बिना कुछ सोचे समझे हाईवे पर दौड़ने लगती है और उसके बाद उसकी चीख सुनाई देती है। खत्म हो जाता है। नीला! देखते हैं नीला सामने खड़ी है। अरे, मैं तो यही हूँ। नीला तुम आ गई। सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नीला की परछाई गायब हो जाती है। मत जाओ नीला, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। जीवन में एक गलत फैसला पूरे जीवन को ही पलट सकता है। बेटा, तुझे ये अजीब नहीं लग रहा कि मेरे पैसे गायब हो रहे हैं, तेरे भी पैसे गायब हो रहे हैं, पर बहू के कभी गायब नहीं होते? ऐसा क्यों? मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि हमें रानी की जासूसी करनी चाहिए। रुक जा, चोर कहीं की! तुझे शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? निकल जा मेरे घर से चोरनी! इतने दिनों से हम सबको चूना लगा रही है। नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हम चोरों की बात नहीं सुनते। चल निकल यहाँ से। इतने दिनों से हमारे पैसे गायब हो रहे थे और हमें लग रहा था कि कोई बाहर वाला कर रहा है, पर यहाँ तो अपनी घरवाली ही चोरनी निकली। मैं ये चोरियां आप लोगों की वजह से ही कर रही थी। आपने ही मुझे मजबूर कर दिया था। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुप कर। एक बार भाभी की बात तो सुन लो राहुल। ऐसे किसी की पूरी बात सुने बिना सजा देना गलत है। हाँ भाई साहब, ये सही कह रहे हैं। बताइए रानी भाभी, क्या हुआ है? ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो बोल, तूने चोरियां क्यों की? मैं बताती हूँ मैंने ये चोरियां क्यों की। उसके बाद आप लोग तय कर लेना कि सचमुच मेरी गलती है या नहीं। 6 महीने पहले की बात है, जब रानी राहुल से शादी करके अपने ससुराल आई थी। रानी अपने इस नए जीवन से बहुत खुश थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका वैवाहिक जीवन कितना मुश्किल होने वाला है। रानी, ये लो, ये इस महीने का घर खर्च है और अब इस घर का खर्चा चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये जो पैसे मैंने दिए हैं ये पूरे महीने के हैं। इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। समझ गई? जी समझ गई। मैं इतने में घर चला लूंगी, ये बहुत है। तो फिर ये लीजिए सब्जी के पैसे।
और मुझे बाजार से अपनी पसंद की सब्जी ला दीजिए ताकि मैं जल्दी से बना सकूं। राहुल सब्जी लेने चला जाता है और वो मशरूम लेकर आता है। ये लो सब्जियां, अब जाओ जल्दी बना के लाओ, मुझे भूख लगी है। जी बस अभी बनाती हूँ। ए जी, आप तो मशरूम ले आए, पर मुझे तो मशरूम से एलर्जी है। अरे तो पहले नहीं बता पा रही थी कि इससे एलर्जी है। अब मुझे नहीं पता, यही बनाओ, मैं बदलने नहीं जाऊंगा। पर इससे मुझे खुजली होने लगती है। आप बदलने मत जाइए, पर दूसरी सब्जी तो ले आइए। दूसरी सब्जी लाऊंगा तो बजट बिगड़ जाएगा पागल औरत। मैंने कहा है ना कि एक एक्स्ट्रा रुपया भी नहीं दूंगा मैं, इसलिए दिमाग खराब मत कर, चुपचाप खाना बना। क्या हुआ बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? जी दरअसल मशरूम से मुझे एलर्जी है। बकवास मत कर फालतू की, चुपचाप खा ले। एक चीज पसंद नहीं है तो उस पर इतना नाटक क्या करना? सब कुछ खाना चाहिए, चल फटाफट खा। नाटक मत कर, नहीं खाना है तो यहाँ से चली जा। रानी उस दिन बहुत रोती है। उसकी शादी को आज 10वां दिन था और उसे अपने पति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था जो उसने अब तक नहीं देखा था। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसका पति और सास दोनों ही पैसों को लेकर इतने सख्त हैं कि वो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। कुछ दिन बाद, ये दवाई तो 1000 रुपए की है, अब मैं बजट कैसे मैनेज करूंगी? खैर जो भी हो, अभी तो ये जरूरी है, बाकी महीने के अंत में देखा जाएगा। समय गुजरता है और महीने का आखिर आ जाता है और उसे 1000 रुपए कम पड़ जाते हैं, जिस पर राहुल उसे बहुत डांटता है और यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देता है। बहुत सही किया बेटा, आज अगर सख्ती नहीं दिखाओगे तो आगे भी ये यही करेगी। पर माँ जी, मैं तो अपनी दवाई लाई थी। झूठ मत बोल, न जाने कहाँ उड़ा कर आई होगी। वो लोग रानी की किसी भी जरूरत का ख्याल नहीं रखते थे। नए कपड़े तो दूर की बात, राहुल उसे लिपस्टिक, क्रीम पाउडर और यहाँ तक कि पैड्स तक लाने के लिए पैसे नहीं देता था। इसे देखो कैसी बीमार सी लग रही है। न काजल, न लिपस्टिक और वही पुराने कपड़े। मुझे अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। रानी अब 10 रुपए की चीज लाती थी तो घर पे उसे 15 की बताती थी। इस तरह से वो अपने पास रुपए जमा करना शुरू करती है। एक दिन, अरे वो मेरी पैंट कहाँ गई? धोने डाल दी है क्या? जी डाल दी। उसमें कुछ पैसे निकले क्या? नहीं तो, जेबें तो बिल्कुल खाली थी। बहू, मेरे पैसे देखे क्या? मिल नहीं रहे हैं। नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखे, मैं तो काम कर रही थी। अपने पैसे संभाल कर रखो, मैं एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा। इस तरह से रानी खूब पैसे जमा करती जा रही थी, पर अब राहुल और पायल को शक हो रहा था। बेटा, तुझे ये अजीब नहीं लग रहा कि मेरे पैसे गायब हो रहे हैं, तेरे भी पैसे गायब हो रहे हैं, पर बहू के कभी गायब नहीं होते? ऐसा क्यों? मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगता है कि हमें रानी की जासूसी करनी चाहिए। अब से उस पर चुपके से नजर रखना। अब बताइए आप लोग, क्या मैं सचमुच गलत हूँ? राहुल मेरे भाई, ये गलत है। तू शादी करके किसी को लाया है तो उसकी जरूरतें पूरी करना भी तेरा ही काम है। और नहीं तो क्या। अब आप सोचो, आपको कोई अगर एक पैसा अपने ऊपर खर्च करने न दे तो कैसा लगेगा? एक औरत की आदमियों से ज्यादा ही जरूरतें होती हैं। और माँ जी, आप तो खुद एक औरत हैं
और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं। तुम सही कह रही हो मीरा। पर कुछ नहीं राहुल, ये गलत है। तू अगर भाभी की जरूरतें पूरी करता तो उन्हें तेरी जेब से पैसे निकालने की या माँ जी के पैसे चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उन लोगों को समझ आता है कि वो लोग रानी के साथ कितना गलत कर रहे थे। मुझे मेरी जरूरत से 1 पैसा ऊपर नहीं चाहिए, पर मेरी जरूरतें पूरी करना आपका फर्ज है। हाँ, मैं मानता हूँ रानी, हम दोनों को माफ कर दो। चलो अब घर चलो।